हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है तो हम उसमें खुद का डेटा कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ पाइटॉर्च खुद का डेटा बनाया था। उस डेटा में हमने खुद से वेट्स लिए थे, बायस लिया था और एक y=mx+c इक्वेशन बनाई थी, जिसमें हमने x भी खुद का लिया था, जिसमें हमने टॉर्च डॉट अरेंज करके x वैल्यूज़ निकाली थी। ठीक है, अब y=mx+c बेसिकली उसमें जो m था हमारा वेट था और जो c था वो हमारा बायस था। अब उसमें क्या किया था कि हमने वहाँ पे अपना एक ट्रेनिंग डेटा बनाया, टेस्ट डेटा बनाया। बेसिकली हमने जो हमारा टोटल डेटा था उसका हमने 80% लिया हमारा ट्रेनिंग डेटा, 20% लिया हमारा टेस्ट डेटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें जो ब्लू डॉट से हमने ट्रेनिंग डेटा बनाया और ग्रीन डॉट से हमारा टेस्ट डेटा बनाया। अब उस केस में हमें पता था कि हमारा वेट क्या है और बायस क्या है, बट इन रियल सिचुएशन हमें हमारे रैंडम पैरामीटर्स जो कि इस केस में वेट एंड बायस हैं उनकी आइडिया नहीं होगा कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक मॉडल बनाएंगे लीनियर रिग्रेशन का विद द हेल्प ऑफ पाइटॉर्च, जिसमें अंडर द हुड बैक प्रोपेगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से हम वो जो वेट और बायस है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू इन सच अ वे निकालेंगे कि जो हमारे प्रिडिक्शन है वो एक क्लोज टू टेस्ट डेटा है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ है हमारे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या है कि यहाँ पे हमारे जो वेट्स और बायस हैं वो एक रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे और विद द हेल्प ऑफ मॉडल ट्रेनिंग हम उन्हें एक ऐसी वैल्यू पे लेकर आएंगे कि जब वो y को प्रेडिक्ट करें व्हेन वी पुट इनटू द इक्वेशन mx+c वेयर m इज द वेट एंड c इज द बायस। तो अगर हम y=वेट इंटू x+c में डालें तो वो जो वेट और बायस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो x हैं वो क्लोज टू टेस्ट डेटा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको और बेटर समझने के लिए लैपटॉप पे चलते हैं और एक बार कोड के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, ओके, तो अब अपन देखते हैं कि अपन ने क्या किया था। हमने लास्ट वीडियो में जो वेट था उसको 0.7 लेके चले थे, जो बायस था वो 0.3 लेके चले थे और उसके बाद हमने जो x था वो खुद निकाला था। कैसे? टॉर्च डॉट अरेंज करके। और फिर हमने जब x निकाल लिया था, बेसिकली खुद की वैल्यूज बना ली थी, उसके बाद हमने y निकाला था। कैसे? वेट इंटू एक्स प्लस बायस, बेसिकली mx+c, y=mx+c इक्वेशन। फिर हमने अपने 10 x और y प्रिंट करवाए। फिर हमने उसको 80% ट्रेनिंग और 20% टेस्ट डेटा में स्प्लिट किया और हमने एक प्लॉट बनाया जिसमें जो ब्लू लाइन है वो हमारा ट्रेनिंग डेटा बताता है विच इज़ 80% ऑफ द डेटा, जो ग्रीन डॉट है वो टेस्ट डेटा बनाता है विच इज़ 20% ऑफ द डेटा। अब हमारा काम क्या होगा कि इसमें तो हमें पता था कि हमारे वेट और बायस क्या हैं, पर इन रियल सिचुएशन हमें नहीं पता होगा कि हमारे वेट और बायस क्या हैं। तो उस केस में हमारा काम ये होगा कि हम मॉडल ट्रेनिंग करके वेट और बायस की ऐसी वैल्यू निकालें कि हमारा जो प्रिडिक्शन हो वो टेस्ट डेटा के क्लोज आए, सो दैट हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमारा प्रिडिक्शन को टेस्ट डेटा के क्लोज आना है तो जो वेट की वैल्यू है शुड हैज़ टू बी क्लोज टू 0.7 और जो बायस की वैल्यू है शुड हैज़ टू बी क्लोज टू 0.3। तो हमारा काम क्या है कि हमें मॉडल को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हमारा वेट और बायस की करेक्ट वैल्यू आ पाए ट्रेनिंग के लिए। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले एक मार्कडाउन लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं, तो हमारा मार्कडाउन क्या होगा, आवर फर्स्ट डीप लर्निंग मॉडल। ठीक है, अब इसको कोड से बनाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, जो क्या इनहेरिट करेगा, nn.module। ठीक है, अब ये nn.module क्या है, तो बेसिकली जो पाइटॉर्च है ना वो हमें एक मॉड्यूल देता है nn.module, जो कि हमारे सारे पाइटॉर्च के मॉडल्स को कंसिस्ट करता है। तो अगर हमें कोई भी नया मॉडल बनाना है तो हमें इस क्लास को इनहेरिट करना होता है और इसके फंक्शन यूज़ करके हम एक एक्चुअल मॉडल बना पाते हैं। अब इस क्लास को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे हम टॉर्च, फिर फ्रॉम टॉर्च इंपोर्ट nn। ठीक है, तो nn मॉड्यूल हमारा सारे पाइटॉर्च के मॉडल कंसिस्ट करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, जो बेसिकली हमारे क्लास वेरिएबल होल्ड करता है विच इज सेल्फ, और हम क्या करेंगे, हम सुपर डॉट इनिट करेंगे। अब सुपर डॉट इनिट क्या होता है, तो बेसिकली जो nn.module क्लास है उसको अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो हम सुपर करते हैं। सुपर मतलब nn.module क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको रन कर दो, तो जिससे हम उसके सारे फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इनहेरिट करके। अब हमने क्या बोला था कि हमें ना जो वेट और बायस हैं वो एक रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे, तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट वेट करके क्लास वेरिएबल बनाया। फिर मैंने क्या किया, nn डॉट पैरामीटर,
मैंने एक पैरामीटर बनाया जिसके अंदर क्या होगा, टॉर्च डॉट रैंडन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेंसर बनाया जिसकी कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसमें एक फंक्शन होता है रिक्वायर्स ग्रेड। ये क्या होता है, तो इसकी वैल्यू हम ट्रू रख देते हैं, फिर समझेंगे कि क्या होता है। और हम क्या कर सकते हैं, इसका डी टाइप, कि इसका हमारा टाइप क्या होना चाहिए, विच इज़ टॉर्च डॉट फ्लोट। ठीक है, अब रिक्वायर्स ग्रेड ये होता है कि जब हमारी ग्रेडियंट डिसेंट की प्रोसेस होती है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है कि जो हमारी एरर आती है उसको मिनिमाइज करने का काम होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। एरर को हम कहते हैं बेसिकली कॉस्ट फंक्शन। तो हमारी जो कॉस्ट फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना, एरर को मिनिमाइज करने का काम होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। तो ये कह रहा है क्या मैं वेट की वैल्यू अपडेट करूं जब मैं ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिकली जब मैं एरर को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस केस में क्या मैं वेट की जो रैंडम वैल्यू उसको अपडेट करूं। तो यस, हम ये चाहते हैं अपडेट करना। सिमिलरली अगर हम बायस बनाएंगे तो हमारा काम क्या है कि हम इसको भी पैरामीटर लेके चलते हैं, टॉर्च डॉट रैंड एन। ठीक है, और फिर रिक्वायर्ड ग्रेड यहाँ पर भी आएगा हमारा, उसकी वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे भी हमारा डी टाइप क्या होगा, टॉर्च डॉट फ्लोट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपना वेट बना लिया और बायस बना लिया। ये बायस होगा, तो हमने वेट बना लिया और बायस बना लिया। ठीक है, अब वेट और बायस को ग्रेडियंट डिसेंट तो आपने समझ लिया कि वो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करके वेट और बायस की वैल्यू अपडेट करेगा। लेकिन ये कब होगा, जब बैक प्रोपेगेशन की प्रोसेस होती है। अब बैक प्रोपेगेशन की प्रोसेस होने से पहले एक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की प्रोसेस भी होती है। तो जो एन डॉट मॉड्यूल जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का फंक्शन खुद से ले गए। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर एक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का फंक्शन रहता है जिसको हम रीराइट करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने एक इनपुट लिया एक्स जिसका टाइप होगा टॉर्च डॉट टेंसर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फंक्शन रिटर्न करेगा उसका भी टाइप होगा टॉर्च डॉट टेंसर। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट वेट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सेल्फ डॉट बायस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये हमारी वही इक्वेशन है, वेट इंटू एक्स प्लस बायस। ये भी देखा जाए तो हमारी वेट इंटू एक्स प्लस बायस। तो ये बेसिकली हमने एक अपनी लीनियर रिग्रेशन की क्लास बना ली जिसमें हमने फॉरवर्ड फंक्शन लिखा है। फॉरवर्ड फंक्शन का काम क्या होगा कि ये जो वेट इंटू एक्स प्लस बायस है, बेसिकली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इस इक्वेशन को रन करके एक फाइनल आउटपुट तक लेके जाए। वो आउटपुट को हम एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि हमारी एरर कितनी बड़ी है, उस एरर को कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट जो कि बैक प्रोपेगेशन की प्रोसेस में चलेगा। तो जब हम पीछे जाएंगे बैक प्रोपेगेशन करेंगे उसमें हर स्टेप पे ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे और जितने भी हमारे ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली रैंडम वैल्यूज हैं जिनका भी रिक्वायर्ड ग्रेड ट्रू होगा उनको हम अपडेट करते चलेंगे इन सच अ वे कि हमारा जो फाइनल एरर है वो कम हो पाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको रन कर दिया कि हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक मॉडल 0 बना दिया। ठीक है, जो कि मैं इनहेरिट कर रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ मेरा मॉडल 0 क्या है, तो मेरा मॉडल 0 कुछ नहीं, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। लेकिन अगर मुझे इसके पैरामीटर देखने हैं विच इज़ वेट एंड बायस, तो मैं कैसे देख सकता हूँ, तो मैं फंक्शन लगाता हूँ डॉट पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसने बोला कि जनरेटर। अब जनरेटर्स क्या होते हैं, तो जनरेटर बेसिकली वो होते हैं कि जो हमारे कोड में रन करते रहते हैं और एक एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। बेसिकली अगर आपको जनरेटर्स के बारे में और पढ़ना है तो आप यील्ड फंक्शन को देख सकते हैं, YIELD। ठीक है, लेकिन अगर हमें जनरेटर्स को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट लगा के हम देख सकते हैं। तो इसने बोल दिया कि हमारे टेंसर की वैल्यू है -0.6380 और 0.4617। पर इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारे कौन सा पैरामीटर की वैल्यू, बेसिकली वेट और बायस में से वेट की वैल्यू क्या है, बायस की क्या है। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मॉडल 0 डॉट स्टेट डिक्ट। तो जब हम मॉडल 0 डॉट स्टेट डिक्ट करते हैं तो ये हमें दे देता है कि हमारी वेट की वैल्यू -0.6380 और जो बायस है वो है 0.4617। तो अब आप ये देखिए कि जब हम टॉर्च डॉट रैंड एन करते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू देते हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे इस केस में आ गई है 0.2674, ये चेंज हो गई, ये अगेन चेंज हो गई। इसका मतलब अगर आप ध्यान से ये देखिए कि मैंने एक मॉडल बनाया जिसमें मैंने अपने पैरामीटर्स को रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया, पूरा मॉडल ट्रेन करा, मेरी एक्यूरेसी है फॉर एग्जांपल 96%।
अब यही मॉडल मैंने किसी और को दिया, तो जब वो रन करेगा या मैं खुद भी अगर दोबारा रन करूँगा तो ऑब्वियसली जो मेरे पैरामीटर है उनकी रैंडम वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब अगर उनकी रैंडम वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 96 आई थी जब मैंने पहली बार रन किया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो 94 आ जाए या 98 आ जाए, मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड सीड। तो हम क्या करते हैं, एक सीड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी केस में रखता हूँ, तो मैंने एक सीड सेट किया विच इज़ torch.manual seed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 42 विच इज़ अ फेमस नंबर व्हेन इट कम्स टू सीड। तो अब अगर मैंने रन किया तो मेरी आई वैल्यू 0.3367। दोबारा मेरी सेम वैल्यू है, मैं जितनी बार भी रन कर रहा हूँ मेरी सेम ही वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि सीड क्या करता है, रैंडम वैल्यू को भी फिक्स कर देता है, और जैसे सीड की वैल्यू चेंज होगी रैंडम वैल्यू की चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 43 रैंडम वैल्यू चेंज, लेकिन अब हर बार जब भी सीड 43 रहेगा तो यही रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, अगर अपन को कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए हर बार तो अपन सीड का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे torch.manual seed लगा दूंगा, मैनुअल सीड, जिसको 42 रख देता हूँ। तो अब मेरे मॉडल की वैल्यू देखिए 0.3367, और अब मैं जितनी बार भी लेके चलूँगा वो मुझे कंसिस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है हमारा मैनुअल सीड का। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमें एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की क्लास बनानी है विद द हेल्प ऑफ NN.मॉड्यूल, तो कैसे बना सकते हैं। NN.मॉड्यूल क्या होता है, जो कि PyTorch के सारे मॉडल्स कंसिस्ट करता है, उसको हमें कैसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, कैसे इनहेरिट करते हैं क्लास के अंदर। हमने ये देखा कि अगर हमारे पैरामीटर देखने होते हैं तो कैसे देख सकते हैं, या हमें पैरामीटर्स अगर बनाने हैं अपने मॉडल के अंदर तो कैसे बना सकते हैं। हमने ये देखा कि हम फॉरवर्ड फंक्शन को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि अगर हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो मैनुअल सीड को कैसे सेट करते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन अगली वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन को सेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इन्फ्रेंस मोड, ऑटो ग्रेड, ये सब क्या होते हैं वो देखेंगे। और फिर हम वहाँ पे एपॉक्स वगैरह भी देखेंगे कि एपॉक्स वगैरह, बेसिकली एपॉक क्या होता है कि एक ट्रेनिंग साइकिल, तो हमें कितने एपॉक्स लगाने होते हैं, बेसिकली कितनी ट्रेनिंग साइकिल रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिकली कितनी बार हमें वेट और बायस की वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है इन सच अ वे कि हम एक मिनिमम एरर की तरफ मूव कर पाएँ। तो हमें कितना मूव करना होता है, ऑब्वियसली हम ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो बेसिकली कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा, कम ट्रेन करेंगे तो हमारा हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आए। तो हमें एक ऐसा एपॉक लेके चलना पड़ता है कि हमारा ना कंप्यूटेशनली ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ना बेकार रिजल्ट आए, हम एक अच्छा रिजल्ट पे आ पाए। तो एपॉक्स की वैल्यू भी उस तरीके से देखनी होती है। तो वो सब अपन आने वाली वीडियो में देखेंगे। और वन लास्ट थिंग कि ये जो जितने भी हम PyTorch के मॉडल्स बनाएंगे वो हम क्लास की मदद से बनाएंगे। तो अगर आपको UPS प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है, तो आप है ना रियल पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाके उसमें एक बार उसका जो पूरा ब्लॉग है वो पढ़ सकते हैं, और उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप वहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और पढ़ सकते हैं कि वो क्या होती है, जिससे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm